Hello everyone, this is Srina Vishnoi and welcomes to my YouTube channel. And today we are going to start a most important chapter of class 9th, that is the structure of atom. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, वो हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 9th साइंस, एनसीईआरटी चैप्टर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं कि जो एटम है इसका क्या मतलब होता है, तभी तो हम पढ़ेंगे ना कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। तो मीन्स हम क्या स्टडी करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एटम, एटम क्या होता है। ठीक है, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल जाने उससे पहले हमें एटम के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करें एटम की कि एटम क्या होता है, तो मैं ये कहती हूँ कि एटम इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर्स। ठीक है, क्या कहा मैंने कि हमारे पास जो एटम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, मैं सिंपल सी बात कहती हूँ कि एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, फंडामेंटल एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स। जो भी जितने भी मैटर्स है उन सब की क्या है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। मीन्स क्या कि जो मैटर है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या होता है, एटम होता है। ठीक है, तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर आर नोन एज द एटम। और देखिए ये जो एटम वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड, ध्यान से देखेंगे आप कि जो एटम है ये एक ग्रीक वर्ड एटोमियो से लिया गया है। किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड एटोमियो, विच मीन्स इनडिविजिबल, जिसका मतलब क्या होता है, इनडिविजिबल मीन्स कोई ऐसी चीज जो फर्दर ब्रेक ना हो सके। ठीक है, तो जो एटम वर्ड है किससे लिया गया, ग्रीक वर्ड एटोमिया से लिया गया है, या एटोमियो कह देते हैं। इसका मतलब होता है इनडिविजिबल मीन्स जो फर्दर डिवाइड ना हो सके। ठीक है, ये होता है एटम। तो मैंने आपको बताया कि जो एटम होता है क्या होता है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मैटर्स, मतलब जितने भी मैटर है उन सबकी नींव होती है ये। ठीक है, एटम्स के बिना मैटर नहीं बनता। और एटम जो ये किससे लिया गया, ये एक ग्रीक वर्ड एटोमियो से लिया गया है, विच मीन्स इनडिविजिबल मीन्स जो फर्दर ब्रेक ना हो सके। अब देखिए कि जो एटम है ये किस तरह से आया डिस्कवरी में, कैसे कैसे सर्च हुआ और हमें इसका स्ट्रक्चर पढ़ने की क्या नीड पड़ी, ये सब चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द एटम। हम क्या देखेंगे, एटम की हिस्ट्री, एटम की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो देखिए अराउंड 5000 बीसी, 5000 बीसी के अराउंड इंडियन फिलोसफर थे हमारे पास। एक जो हमारे पास इंडियन फिलोसफर थे वो थे आपके पास महर्षि कणाद। ठीक है, आपको याद रखना है क्या, महर्षि कणाद। ये हमारे पास एक इंडियन फिलोसफर थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक वर्ड दिया, एक नाम दिया, क्या, परमाणु। क्या कहा इन्होंने, परमाणु। आपको ध्यान रखना है महर्षि कणाद ने, ये इंडियन फिलोसफर थे, इन्होंने एक वर्ड दिया, क्या, परमाणु। ठीक है, और ये कहते हैं कि परमाणु क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन कांट बी पॉसिबल। परमाणु वो एक छोटे से छोटा पार्टिकल है जिसके बाद में फर्दर कोई भी चीज है वो डिविजिबल नहीं हो सकती, ये महर्षि कणाद ने कहा। उसके बाद हमारे पास आए एक इंडियन फिलोसफर, और वो कौन थे, पाकुदा कात्यामा। ये भी इंडियन फिलोसफर है। इन्होंने क्या कहा कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये हमेशा ही कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। किस में मिलेगा, ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। और जब ये कंबाइंड करता है तो हमें क्या मिलती है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स मिलते हैं, हमें अलग अलग टाइप के मैटर्स मिलते हैं, ये कहा। उसके बाद देखिए हमारे पास आए ग्रीक फिलोसफर्स। कौन आए, ये दोनों थे इंडियन फिलोसफर। फिर कौन आए, ग्रीक फिलोसफर, जिसमें था आपके पास डेमोक्रिटस, ठीक है, एपिक्यूरस, ठीक है, ये आए। इन्होंने सजेस्ट किया कि जो इंडिविजिबल पार्टिकल्स है उसे हम कहेंगे एटम्स। क्या कहते हैं, एटम्स। तो देखिए जो इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने कहा परमाणु, और जो ग्रीक फिलोसफर थे जैसे डेमोक्रिटस, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एटम्स। और एटम्स एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो मैंने आपको बताया, किससे, एटोमियो से, विच मीन्स द फर्दर कांट बी स्प्लिट मीन्स इनडिविजिबल। ये रहा आपके पास, ठीक है, एटोमियो से लिया गया है। तो डेमोक्रिटस के अकॉर्डिंग क्या है, एटम्स मीन्स समथिंग विच कांट बी स्प्लिट। एटम्स का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज, समथिंग विच कांट बी स्प्लिट, जो फर्दर स्प्लिट नहीं हो सकती। ठीक है, इन्होंने ये कह दिया, कांट बी स्प्लिट, उसे एटम कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो परमाणु टर्म है वो किसने दी, तो वो एक इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कणाद, उन्होंने कहा परमाणु। फिर इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन फिलोसफर आए, पाकुदा कात्यामा, उन्होंने क्या कहा कि जो एटम होता है वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। फिर एक ग्रीक साइंटिस्ट आए जैसे डेमोक्रिटस, उन्होंने एक वर्ड दिया एटम्स, ये ग्रीक वर्ड एटोमियो से लिया गया है, विच मीन्स दैट समथिंग विच कांट बी स्प्लिट, कोई ऐसी चीज जो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकती। ठीक है, ये था। तो ये हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज एटम एंड द हिस्ट्री ऑफ द एटम। हमने किसके बारे में पढ़ा, एटम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये बात चलती रही। बट बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है, साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड।
18th सेंचुरी के एंड तक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या देखा कि जो एलिमेंट और कंपाउंड है उन्होंने उसके बीच में डिफरेंस करना स्टार्ट किया एंड नेचुरली बिकेम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड व्हाई एलिमेंट कंबाइन एंड व्हाट हैपन्स व्हेन दे कंबाइन। तो फिर साइंटिस्ट के माइंड में क्वेश्चन आने लगा कि ये जो एलिमेंट्स है ये क्यों कंबाइन करते हैं, ये कंबाइन करते हैं तो कैसे कंबाइन करते हैं, कब कंबाइन करते हैं, ये चीजें साइंटिस्ट के माइंड में आने लगी। जब ये चीजें साइंटिस्ट के माइंड में आने लगी तब जो है ये केमिस्ट्री के फादर जिसे हम कहते हैं, देखना क्या कहते हैं हम, फादर ऑफ द केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो कौन है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, वो है एंटोनी एल लेवोशियर। ध्यान से सुनेंगे कौन है, एंटोनी एल लेवोशियर। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या कहा कि जब भी एटम कंबाइन होते हैं तो एलिमेंट या कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल से एलिमेंट और कंपाउंड बनेंगे। तो जो एलिमेंट और कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, वो कैसे केमिकली कंबाइन होते हैं उसको उन्होंने 2 लॉ से एक्सप्लेन किया। तो मीन्स एंटोनी लेवोशियर ने क्या दिया, एंटोनी लेवोशियर ने दिए हमें, ठीक है, इट गिव्स अ फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेस। ठीक है, आपको ध्यान रखना, एंटोनी लेवोशियर ने क्या दी, फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेस। केमिकल साइंसेस मीन्स क्या, केमिस्ट्री। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेस बाय एस्टेब्लिशिंग 2 इंपॉर्टेंट लॉ। इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट लॉ एस्टेब्लिश कर दिए। ठीक है, वो 2 इंपॉर्टेंट लॉ है, उनको हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं उन्हें हम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट लॉ इन्होंने क्या कर दिए, इंट्रोड्यूस कर दिए। तो उन 2 इंपॉर्टेंट लॉ में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए वो 2 इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो उसमें हमारे पास सबसे पहले लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा हमारे पास आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, आपको माइंड में रखना है कौन से केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉ थे, कौन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकंड क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, सबसे पहले बात करते हैं ये लॉ किसने दिया, तो ये लॉ दिया एंटोनी लेवोशियर ने, और कब दिया, 1774 में। ये आपको माइंड में रखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज गिवन बाय लेवोशियर इन 1774 and the law of constant proportion given by J. Proust in 1799। ये आपको ध्यान रखनी है। जो फर्स्ट लॉ है वो कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया, लेवोशियर ने। कब दिया, 1774 में। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो ये जे प्राउस्ट ने दिया, कब दिया, 1799 में। अब देखिए पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिस्कस करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये एंटोनी लेवोशियर ने 1774 में दिया। ये कहता है ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज, ठीक है, जब भी कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा क्या, कि ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट, कि जो प्रोडक्ट है उसका जो टोटल मास है वो रिएक्टेंट के इक्वल होना चाहिए। देखिए इसको मैं समझाती हूँ कैसे। आप एक जनरल रिएक्शन कंसिडर कर लो, मान लो बना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ये हमने एक जनरल रिएक्शन ली, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो मैं कहती हूँ कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। एम आर का मतलब है मास ऑफ रिएक्टेंट एंड एम पी मीन्स मास ऑफ प्रोडक्ट। बस ये बात कहता है कौन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप क्या ध्यान रखेंगे, ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। मास जो टोटल है किसका, रिएक्टेंट का, वो किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। और अदर स्टेटमेंट हम ये कह सकते हैं क्या, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये दूसरी डेफिनेशन हम इसकी ये कह सकते हैं क्या, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल कॉम्बिनेशन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके दौरान ना तो मास क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, ना ही मास क्या होगा, आपके पास क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इस लॉ को क्या कहते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। इस लॉ का दूसरा नाम भी कह देते हैं हम, और वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ द मैटर। ठीक है, इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर ये कहा जाता है। अब देखिए इसको हम सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। लाइक हमने लिया कार्बन, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और आपके पास बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए हम इसको देखते हैं, आपने कार्बन लिया, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए जो कार्बन होता है इसका मास होता है 12 ग्राम। आपको ध्यान रखना है कितना होता है कार्बन का, 12 ग्राम। ये मास आप कैसे याद रखेंगे ये मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगी, बहुत ईजी है। ठीक है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, यहां पर कितने हैं 2, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32 ग्राम, क्योंकि एक का 16 है तो 2 का कितना होगा 32 ग्राम। अब देखिए आप कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालिए तो कितना आएगा, ठीक है, आपके पास आ जाएगा 44 ग्राम। कैसे निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यहाँ आइए देखो क्या है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मास निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ कार्बन प्लस
2 इंटू में मास ऑफ ऑक्सीजन। अब कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम, प्लस में 2 इंटू में ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम, तो 16 टू जा 32 ग्राम, और प्लस में क्या आ गया आपके पास 12 ग्राम। तो बोलो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना आ गया 44 ग्राम। कितना आ गया 44 ग्राम, तो हमने लिख दिया 44 ग्राम। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, इस स्टेटमेंट को याद करो। ये कहता है मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कौन सा है, जो एरो के लेफ्ट साइड है, ये रिएक्टेंट है। और आप कहेंगे कि रिएक्टेंट क्या होता है, द सब्सटेंस दैट अंडरगोइंग केमिकल चेंज, ऐसा सब्सटेंस जिसमें चेंज हो रहा है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, मेरे पास रिएक्टेंट है क्या 12 ग्राम प्लस कितना है 32 ग्राम। ठीक है, ये आ गया आपके पास 12 ग्राम प्लस में 32 ग्राम यहां से, इज इक्वल टू क्या मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मास कितना है बोलना 44 ग्राम। आप सोल्व कीजिए कितना आया 44 ग्राम इज इक्वल टू कितना आ गया 44 ग्राम। तो बताओ क्या मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये आ गया आपके पास। इट मीन्स क्या कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट 44 ग्राम इज इक्वल टू 44 ग्राम आ गया। इट मीन्स इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये किसे फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है ये स्टेटमेंट। हमें ये चीज पता चल गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आता है नेक्स्ट लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, जो हमने कहा था सेकंड लॉ था हमारे पास। तो देखिए आपके पास अगर हम बात करें तो ये आता है कौन सा सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ये लॉ किसने दिया, दिस लॉ इज गिवन बाय जे प्राउस्ट इन 1799। ठीक है, ये क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। ये क्या कहता है, ए प्योर केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स। ठीक है, कोई भी जो प्योर केमिकल कंपाउंड है वो हमेशा सेम एलिमेंट का बना होगा, कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स प्रपोर्शन, जो एक दूसरे से कंबाइन होगा फिक्स प्रोपोर्शन, लेकिन किससे, बाय मास। आपको ये ध्यान रखना है। देखो ये क्या कहता है, मैं आपको समझाती हूं। मान लो आपके पास वाटर है, ठीक है, ये हमारे पास एक प्योर कंपाउंड है क्योंकि ये वाटर है। अब अगर मैं बात करूं इसकी स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि वाटर जो है, ये जो हमारे पास, तो देखो हमारे पास जो ये वाटर है, अगर मैं बात करूं तो ये दो एलिमेंट से मिलकर के बना है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब देखिए ऐसे बना है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन का कितना होता है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट, तो 2 का हो जाएगा 2। ठीक है, और ऑक्सीजन का आपके पास कितना होता है 16। तो अगर मैं बात करूं तो ये 2:16 मीन्स क्या आ गया 1:8। तो अब आप देखिए, चाहे आप वाटर कहीं मर्जी का लीजिए, चाहे आप वाटर लीजिए अपने नाले का, चाहे आप वाटर ले लीजिए पॉन्ड्स का, वेल का, रिवर का, सी का, चाहे आप जहां मर्जी से पानी ले आओ, पानी का जो वाटर उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा H2O, और इसमें जो प्रोपोर्शन रहेगा हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का बाय मास, वो कितना रहेगा, हमेशा 1:8 रहेगा, सेम रहेगा। यही बात कहता है कौन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मींस ए प्योर केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट। चाहे आप वाटर जो है वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना होगा, चाहे आप जहां मर्जी से ले ले, पॉन्ड्स का ले लें, वेल का ले लें, लेक का ले लें। ठीक है, और इसमें जो ये एलिमेंट्स है ये हमेशा कंबाइन होंगे किसमें, फिक्स प्रोपोर्शन में, बाय मास। कैसे, 1:8। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लाइक मैं कहूं कि कार्बन डाइऑक्साइड को चाहे आप जिस मर्जी मेथड से प्रिपेयर करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ये रहेगा, या तो कार्बन ही रहेगी या तो रहेगी ऑक्सीजन। कार्बन का होता है कितना 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 2 है तो 32 ग्राम। तो क्या रेशियो आ गया 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड को चाहे आप जिस मर्जी सोर्स से लें, लेकिन इसका जो बनेगा वो क्या है 3:8। वो हमेशा क्या रहेगा आपके पास, वो हमेशा 3:8 में ही रहेगा, कार्बन और ऑक्सीजन का प्रपोर्शन। इसीलिए हम इस लॉ को क्या कह देते हैं, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। क्या कह देते हैं हम इस लॉ को, डेफिनेट प्रपोर्शन भी कहा जाता है इस लॉ को। समझ आई बात, तो ये आपको ध्यान रखना, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन भी कह दिया जाता है इस लॉ को। तो ये था आपके पास क्या, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो हमारे पास 2 थे। एक आपके पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और नेक्स्ट आपके पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।